जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हुआ है और उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में एक चीज आपने नोटिस कर ली है कि इस बार हिंदी साहित्यकार के 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं हिंदी के 20 नंबर में से, जो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, 4 प्रश्न आपके हिंदी साहित्यकार से बने हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी यह बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की जो संभावना है वह भी दोस्तों बहुत ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को साहित्यकार के जो पार्ट है इसे कंप्लीट कीजिए और अपने जो 3 से 4 नंबर है जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपके सिलेबस में लगभग 22, 23 या 24 जितने भी साहित्यकार हैं वो सभी हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। इन सभी की क्लासेस है, मैराथन क्लासेस है, हर क्लासेस आपको मिल जाएगी, अलग अलग भी शायद मिल जाए। तो देखिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको अब यहां पर इन सभी को कंठस्थ करना है और जितने भी साहित्यकार हैं आपके सिलेबस में उसे पढ़कर याद करना है। 3 से 4 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, क्लास को पूरा देखिए, कंप्लीट याद कीजिए और मैं कोशिश भी यहां पर ये करूंगा कि आपको मैं याद कराकर भी चलूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो चारों प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी इस क्लास में आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला है, यहां पे हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं और देखिए दोस्तों, हमने 10 साहित्यकार पहले करवाए थे, उन्हें भी वीडियो के लास्ट में आपको रिवाइज करवाएंगे। एक ही वीडियो में आपके जो सभी साहित्यकार हैं यानी 3 से लेकर 4 नंबर जो प्रश्न है आपके केवल इस क्लास से बनने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, जयशंकर प्रसाद जी से पढ़ते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो 1889 में इनका जन्म वाराणसी में होता है और मृत्यु की बात करें तो 1937 में होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि 1889 में इनका जन्म होता है वाराणसी में, 1937 में इनका निधन होता है। और उपनाम अब देखिए दोस्तों, प्रश्न यहां से बनते हैं। कलाधर इनका उपनाम है, कलाधर इनका उपनाम है, झारखंडी के नाम से इन्हें जाना जाता है, नाटक सम्राट इन्हें कहते हैं और आधुनिक कविता के जो सुमेरु हैं यह भी जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी से आपने अभी 3-4 फैक्ट देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि कलाधर इन्हें कहा जाता है, झारखंडी इनका उपनाम है, नाटक सम्राट इन्हें कहते हैं और आधुनिक कविता के जो सुमेरु हैं वह भी जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और जन्म की बात करें 1889 में होता है, 1937 में इनका निधन होता है। देखिए, जन्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एक नजर देके चलना है। अब देखिए, थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, उपन्यास से बनते हैं। और उपन्यास में 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है यहां पर, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद जी के 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है, कंकाल है, तितली है, इरावती है। और इरावती की बात करें तो ये अपूर्ण उपन्यास है, ये कंप्लीट नहीं है। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास हो गए यहां पर जयशंकर प्रसाद जी से। नाटक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नाटक की विधा आपको, जैसे ये विधा वगैरह है ना, शायद आपको यूकेपीएससी ना पूछे, इतना डीप आपको ना पूछे, फिर भी आपको याद करके चलना है कि ये जो किताबें हैं, ये जो पुस्तकें हैं, ये जो रचनाएं हैं, ये इन कवियों की हैं और हो सके जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करके चलिएगा कि इनकी विधा क्या है। जैसे नाटक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त। इसके अलावा देखिए, अजात शत्रु है, जन्मेजय का नागेंद्र, धूर्मशामनी हो गया है, स्कंदगुप्त, विशाख, राजश्री और कामना। तो सबसे पहले तो एक चीज देखिए, याद कैसे करना है। जो जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने जो यहां पर नाटक लिखे ना, वो नाटक कैसे लिखे, पौराणिक नाटक लिखे हैं जो हमारे इतिहास से संदर्भ में है, उन पर नाटक इन्होंने लिखे हैं। स्कंदगुप्त नाटक है, अजात शत्रु ये पुराने इतिहास के हमारे पात्र है, जन्मेजय हो गया है, चंद्रगुप्त हो गया है, धर्मसामनी हो गया है, राजश्री। राजश्री आपको मालूम होगा जो हर्षवर्धन है उनकी बहन का नाम था शायद। तो एक चीज देखिए कि पुराने इतिहासकारों पर जो नाटक लिखे हैं वो किसने लिखे हैं, इन्होंने लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। विशाख थोड़ा याद कर लीजिए, थोड़ा अलग है, और कामना यहां पर भी इनका एक नाटक है। तो इन फैक्ट को आपने देखा है। अब जरा यहां पर देखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एक घूंट। एक घूंट इनकी एक एकांकी है, इसके अलावा करुणालय भी यहां पर इनका एक है। अब जरा यहां पर देखिए, थोड़ा और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, काव्य की बात करते हैं। आपको केवल जो यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, कुसुम, चित्राधार, इन्हें केवल पढ़ते जाइए। आंसू झरना लहर, आंसू झरना लहर, चित्राधार, कुसुम, ये इनके काव्य हैं।
कामायनी तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है जिनके लिए इन्हें बेहद ख्याति मिली थी। तो कामायनी सबसे इंपॉर्टेंट रचना में है। उर्वशी इनका प्रथम काव्य है और आत्मकथ्या दोस्तों एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए इसे विशेष ध्यान रखना है। काव्य की बात करते हैं। कानन कुसुम, चित्राधार, आंसू झरना लहर। आंसू भी, झरना भी और लहर भी एक जैसे हैं। आंसू झरना लहर और आत्मकथ्या एनसीईआरटी में है, जो इनकी आत्मकथा टाइप की है। और कामायनी, उर्वशी। बाकी दोस्तों कहानी संग्रह में बात करते हैं। छात्रा, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। कहानी संग्रह यह है। मुझे मालूम है दोस्तों जो एक बार पहली बार देखेंगे ना उन्हें शायद ये याद ना भी हो, लेकिन आपको देख के चलना है, कंप्लीट देख के चलना है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आपके दिमाग में फिट भी हो जाएंगे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये भी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो नीचे की रचना है उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं हम यहां पे थोड़ा और महत्वपूर्ण फैक्ट पे। कामायनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कामायनी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी और इसके टोटल 15 सर्ग है। ये यूकेएसएससी ने बहुत पहले आपको पूछा था। मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख नायक और नायिका होती है। अब यहां पर देखें दोस्तों यह है कि जो ये रचना है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कामायनी रचना के लिए हिंदी साहित्य का ताजमहल इसे कहा था। पंत जी ने इंदु पत्रिका का संपादन किया है। किस पत्रिका का? इंदु पत्रिका का संपादन किया है। इंदु पत्रिका का संपादन जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है और छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं गिना जाता है, तो 4 हैं। कौन कौन से? सुमित्रा नंदन पंत, यहीं पर बात करें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और यहीं पर आप देखोगे दोस्तों जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये चारों के चारों छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि मंगला प्रसाद जो पारितोषिक है ये कामायनी रचना के लिए इन्हें दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। अब चलते हैं अगले साहित्यकार पे, सूरदास जी के बारे में देखते हैं। सूरदास जी की हम बात करते हैं तो 1478 में रेणुका क्षेत्र रुनकता गांव में इनका जन्म होता है, आगरा में। 1583 में इनकी मृत्यु होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है, आपके लिए सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आप साफ देख पाए कि पुष्टि मार्ग का जहाज के रूप में इन्हें जाना जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज के रूप में इन्हें जाना जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट कवि, वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। अष्टछाप के प्रमुख कवि भी यही है दोस्तों। अष्टछाप में जो सबसे प्रमुख कवि हैं वही हैं, यानी सूरदास जी हैं। और ब्रज भाषा का वाल्मीकि भी सूरदास जी को कहा जाता है। यहां से प्रश्न ज्यादा बनेंगे। बाकी रचनाओं की बात करते हैं। देखिए सूरसागर, देखिए सूरसागर इनकी रचना है। भ्रमर गीत रचना यहीं से ली गई है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, भ्रमर गीत एनसीईआरटी में दी गई है कविता, और भ्रमर गीत जो है वो सूरसागर से ली गई है। तो सूरसागर सूरदास जी की, सूर सरावली सूरदास जी की, साहित्य लहरी सूरदास जी की, नल दमयंती, दशम स्कंद टीका, नाग लीला, गोवर्धन लीला और सूर पचीसी। अभी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, यहां पर क्या पूछा था, जो यहां पर गोविंद कृष्णावली आपको पूछा था शायद, है ना। तो गोविंद गीतावली आपको पूछा था, गोविंद गीतावली, और बहुत से स्टूडेंट सूरदास जी पर चले गए होंगे। तो देखिए दोस्तों कंफ्यूज मत होना, सूरदास जी की जो रचना है आपके सामने रखी है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, दशम स्कंद टीका, नाग लीला, गोवर्धन लीला और सूर पचीसी। तो सूरदास जी के दोस्तों महत्वपूर्ण यह है, गुरु आपको पूछा जाए तो गुरु का नाम था इनका वल्लभाचार्य और रामदास जी इनके पिताजी का नाम था। तो सूरदास जी से आप देख रहे होंगे जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके सामने दोस्तों। एक पेज है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बस इसे याद करना है। अगर आपको थोड़ा जरा और डीप पूछ ले कभी बाय द वे, तो यहां पर ध्यान रखना जो भ्रमर गीत है अभी आपने देखा सूर सागर से लिया गया है। और अष्टछाप के यहां पर पूछे जाते हैं कि जो 8 कवि हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनका नाम आप यहां पे देखोगे। और सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, इन सभी के जो गुरु हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य हैं। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी,
चतुर्भुज स्वामी, नंददास, इनके गुरु है विठलनाथ और यह आटो के आटो कवि अष्टछाप कवि के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा प्रश्न बन चुका है कि अष्टछाप क्या है? अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह है, ध्यान रखिएगा। अगले पार्ट पे चलेंगे। देखिए हमारा यह साहित्यकार कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं कबीरदास जी से। देखिए दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में आप यहां पर देखो और फिर से याद करो और यहीं से इस पेज से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्यकार हम आपको पहले कंप्लीट करा चुके हैं। 23 के 23 या 24 के 24 जितने भी साहित्यकार हैं वो हमने आपको करवाए हैं, लेकिन आपको उसे पढ़ना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है और जो गलती आपने अब पुलिस में कर दी है वो गलती आप आगे के एग्जाम में नहीं करो। ध्यान से पढ़ते जाइए और मेरे साथ अभी याद करते जाइए। देखिए सबसे पहले जन्म होता है 1398 में काशी में होता है। 1398 में काशी में इनका जन्म होता है। गुरु का नाम इनका रामानंद है। देखिए गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। और यहीं पर देखोगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वो यहां पर ये हैं। देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न बने हैं। क्या बना है? ये वाला प्रश्न बना है जो विचारधारा है। देखिए निर्गुणवादी और ज्ञान मार्गी, यही प्रश्न बना था ना अभी हाल ही में पुलिस के एग्जाम में कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। विचारधारा निर्गुणवादी है। निर्गुणवादी और ज्ञान मार्गी विचारधारा के जो कवि हैं वो कबीरदास जी है। यहां से सब प्रश्न बना था। आने वाले एग्जाम में कुछ और प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा। माता पिता की बात करते हैं। जो पालक माता पिता हैं नीमा नीरू होते हैं। जन्म काशी में होता है और मृत्यु मगहर में होती है। 120 साल तक लगभग इन्होंने आयु अपनी जी थी। बीजक इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें साखी, शबद और रमेनी का संकलन है। उलट बसिया भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और देखिए दोस्तों, यहां पर आप इनके बारे में देखोगे कि कबीरदास जी के शिष्य भागुदास ने बीजक में कबीर जी की रचनाओं का संकलन किया है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा विवाद है लेकिन आपको इतना डीप भी नहीं घुसना है। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि बीजक में साखी, शबद, रमेनी वाली रचना है। उलट बसिया इन्होंने लिखी है। और ये दोस्तों एक क्या थे कि ये अनपढ़ थे। इनके जो शिष्य थे वही इनकी जो रचना है वो लिखा करते थे। लोधी वंश के समकालीन थे। और फैक्ट यहां पर देखिए कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, यहां पर आप देख रहे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप यहां पे देख रहे होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दूकड़ी कहा था। और श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। और श्याम सुंदर दास की ही एक रचना है कबीर ग्रंथावली जो इन्होंने इन पर लिखी है। तो कबीरदास जी ये हो गए हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगले पार्ट है गोस्वामी तुलसीदास और यहां से भी प्रश्न बना है। जरा ध्यान से पढ़िए। देखिए जब हमने आपको यह पहली बार करवाया था और जब आपको हमने जो 1 सीरीज करवाई थी जहां पे आपको जो हिंदी की हमारी जो पहली क्लास थी वहां पर आपको डिस्कस करवाया था, तो बोला था कि जो एनसीईआरटी में जो रचनाएं लिखी गई हैं उन्हें याद करके ही जाइएगा। और यहीं से एक प्रश्न इस एग्जाम में भी बना है। देखिए रामचरितमानस इनकी रचना है। विनय पत्रिका इनकी रचना है। गीतावली इनकी रचना है। श्री कृष्ण गीतावली भी इनकी रचना है। और यही प्रश्न उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि श्री कृष्ण जो गीतावली है ये किन की रचना है? दोहावली इनकी रचना है। कवितावली इनकी रचना है। रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल, यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, 1532 बांदा ग्राम में इनका जन्म होता है। एनसीईआरटी का पेज आपके सामने रखा है जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल भी डाउट ना हो। बाकी दोस्तों यहां पर आप देखोगे 1623 में इनका निधन होता है। ये ज्यादा डीप फैक्ट होते हैं, ईयर आपको जन्म उतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है। बांदा में इनका जन्म होता है, राजापुर गांव में। और यहीं पर आप देखोगे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, वली वली वली, तो ये आपको मिलेंगे कहां पे? गोस्वामी तुलसीदास जी के। जानकी मंगल इनकी रचना है। और यहीं पर अगली बार के लिए ध्यान रखना थोड़ा कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो डायरेक्ट आपको ये लाइन लिख देंगे और बोलेंगे कि ये रचना किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी के है। हिंद्य सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। अब जरा यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। माता का नाम हुंसी देवी, पिता का नाम आत्माराम,
गुरु का नाम नर हरिदास। देखिए दोस्तों, आपने तीनों के गुरु देख लिए हैं, सूरदास जी के भी, कबीरदास जी के भी, तुलसीदास जी के भी। तो इनके देखिए गुरु का नाम है नर हरिदास, और बचपन का नाम इनका राम बोला था, पत्नी का नाम रत्नावली, और समकालीन शासक तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो 6 खंडों में प्रकाशित होती है। बाल कांड सबसे बड़ा कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड। भाषा की बात करें अवधी भाषा में है, और विनय पत्रिका और कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में है। बस दोस्तों यहां पर यह ध्यान रखना है, मानस कांसी ने उपनाम कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि भी गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट पे चलेंगे, तुलसीदास जी हो गया है। अब मीराबाई की बात करते हैं। देखिए मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई की जब हम बात कर रहे हैं तो इनसे कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, केवल आपको इनके गुरु का नाम ध्यान रखना है। गुरु का नाम है रैदास। 1503 या फिर 1498 में इनका जोधपुर में जन्म हुआ था। जोधपुर में जन्म हुआ था, इसका मतलब राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान में जब इनका जन्म हुआ था, इसका मतलब इनकी जो मूल भाषा होगी वो कौन सी होगी? राजस्थानी होगी। और यही प्रश्न आपको एग्जाम में यूकेएसएससी ने पूछा था। फिर देखिए रचनाएं की बात करते हैं। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, भोर और बरखा, ये मीराबाई की क्या है? रचनाएं है। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, और भोर और बरखा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्वारका में इनका निधन होता है 1546 के आसपास। पति का नाम भोजराज होता है। तो मीराबाई से यह बात होगी। ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। अगले पार्ट पे चलते हैं और देखिए महादेवी वर्मा। अगले एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं। 1907 में इनका जन्म होता है, 87 में इनकी मृत्यु होती है। 1907 में जन्म, 87 में मृत्यु। 1907 में जन्म होता है और 87 में मृत्यु होती है। फिर यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो रेड कलर में आपके लिए लिखी गई है, चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा। जन्म कहां होता है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। 1907 में इनका जन्म होता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां पर यह है कि 1582 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना के लिए इन्हें दिया गया था। फिर से सुनिए, 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक कृति के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया था। चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। 1907 में इनका जन्म होता है और 1987 में, देखिए 7 और 87, 1907 में जन्म, 87 में मृत्यु, तो 87 में इनका निधन होता है। और देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो रचना है यहां से प्रश्न बनते हैं, उन्हें हम देखते हैं, याद करते चलिएगा। और देखिए दोस्तों, ये हम आपको पहले भी कई बार करवा चुके हैं। और ये इनकी रचना है निहार। देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। और यहां पर आप देखोगे इन्हें याद करने की ट्रिक है कि निहारती रश्मि नीरजा को संध्या के समय दीप शिखर पर सप्तपर्णी गुफा से। 30, 32, 34, 36 ये इनका कर्म भी है, इनका ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये रचना है, इन्हें याद करने की ट्रिक भी यहां पर ये कर्म आपको लगाने के लिए कई बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जैसे वही है जो पहली रचनाएं थी, निहारती रश्मि नीरजा को संध्या के समय दीप शिखा पर सप्तपर्णी गुफा से। 30, 32, 34, 36 पहले जो रचना है इनकी, इनका ईयर है प्रकाशन ईयर। फिर दीप शिखा में थोड़ा गैप आ जाता है 42 वाला, और फिर 59 में बात करें, और प्रथम आयाम 1974 में। तो ये काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा के। अब यहां पर देखिए रेखा चित्र की बात करते हैं। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, दोनों रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की हैं। और यहीं पर दोस्तों आप देखोगे, जैसे यहां पर बात करते हैं, पथ के साथी स्मरण है, मेरा परिवार स्मरण है, और भक्तिन स्मरण है। देखिए दोस्तों, ये भक्तिन से ही तो यहां पर इस बार पुलिस में एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि जो भक्तिन है ना, भक्तिन जो यहां पर इनका संस्मरण है, रेखा चित्र है, ये एनसीईआरटी में है। और भक्तिन का वास्तविक नाम जो होता है वो लक्ष्मी होता है, लक्ष्मण होता है। तो यहां से प्रश्न बना था इस बार। और यहीं पर आप देखोगे कुछ गिल्लू इनकी कहानी है, बच्चों वाली कहानी है, श्रृंखला की कड़िया है, और निबंध संग्रह है इनका, श्रृंखला की कड़िया, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और क्षणदा। अगले एग्जाम के लिए ध्यान रखना, मेरा परिवार,
पथ के साथी और श्रृंखला की कड़िया एक निबंध संग्रह है। भारतीय संस्कृति के स्वर यहाँ पर इनकी एक निबंध संग्रह है। तो महादेवी वर्मा जी से देखे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और फिर यहीं पर देखोगे यामा के लिए 1982 में इन्हें क्या दिया गया था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यामा में क्या है, यामा में यही रचना है जो निहार हो गया है, नीरजा, रश्मि, सांदे गीत, है ना, इन सभी का संकलन यहां पर है, यामा के जो कविता संग्रह है। तो यहां पर महादेवी वर्मा जी से बात इंपोर्टेंट देखिए आपने, इंपोर्टेंट फैक्ट आप देखोगे कि खड़ी बोली इनकी मुख्य भाषा थी। आधुनिक भारत की मीरा इन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत की जो मीरा है ये इन्हें कहा जाता है। और मेरे बचपन के दिन नामक इन्होंने एक कविता लिखी है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर पंक्ति है। इस पंक्ति को कोट करके पूछा जाता है कि ये किसकी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो इन्हीं की है, महादेवी वर्मा जी की है। तो देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा जी ये हो गए हैं। आप सभी फैक्ट को याद कीजिएगा, लिखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। देखना चाहते हो दोबारा देख लीजिए, बस याद होना चाहिए, कैसे भी करो याद होना चाहिए। देखिए जरा रेखा चित्र दोबारा देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। फिर यहां पर आप देखोगे कि संस्मरण में 3 चीजें हैं, पथ के साथी, यहीं पर मेरा परिवार और भक्तिन। मेरा परिवार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भक्तिन 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है, और भक्तिन अभी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी आया है, जहां पे मूल नाम लक्ष्मी इसका होता है। बाकी कहानी गिल्लू है, श्रृंखला की क्रिया निबंध है, और भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, क्षणदा इनके निबंध संग्रह है। यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें निहार, नीरजा, रश्मि, सांदे गीत की जो कविता है उनका संकलन किया गया है। आधुनिक भारत की मीरा इन्हें कहा जाता है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जरा डीप अगर आपको पूछा जाए, आपको ऐसे इतना याद करना नहीं है, केवल एक बार पढ़ के जाइए कि 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये सदस्य भी मनोनीत हुई थी। 1952 में जो महादेवी वर्मा जी है ना, ये 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत हुई थी। और यहीं पर आप देखोगे कि नीरजा जो रचना है जो 1934 में प्रकाशित होती है, नीरजा रचना के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 है, थोड़ा एनसीईआरटी में थोड़ा गलत प्रिंट हो चुका है 1983, लेकिन जो यहाँ पर 1982 में है इन्हें दिया जाता है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया है। अगले हम साहित्यकार पे चलते हैं। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 1896 में इनका जन्म होता है, 1961 में इनका निधन होता है। महाप्राण, क्रांतिवीर और निराला इनके उपनाम है। समन्वय पत्रिका, सुधा पत्रिका, मतवाला पत्रिका, देखिए मतवाला पत्रिका और सुधा पत्रिका एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इनका प्रकाशन किसने करवाया था। तो मतवाला पत्रिका, सुधा पत्रिका, समन्वय पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और वह तोड़ती पत्थर नामक एक जो कविता है ना, वह बेहद ही प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 1896 में, देखिए दोस्तों इनकी जो तिथि है ना, जन्म तिथि, थोड़ा इसमें विवाद है, इसलिए जन्म तिथि आप यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इनकी जन्म तिथि पर थोड़ा सा विवाद है। कहीं पर 1896, कहीं पर 1899 मिलता है, तो थोड़ा सा विवाद है यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, जन्म तिथि पर फोकस मत कीजिए, जो इनकी रचनाएं हैं, इनके उपनाम हैं, उनको ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न क्या बनेंगे, पूछा जाएगा कुकुरमुत्ता। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, ये कविता संग्रह है और निराला जी की रचना है। यहीं पर आप देखोगे अनामिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, परिमल। तो एक चीज देखिए, परिमल, बेला, नए पत्ते, ये कैसी है, प्रकृति से संदर्भ है ना, प्रकृति के रिलेटेड लग रहा है कि यह फूल पत्ती टाइप की होंगी। तो ये रचनाएं किसकी है, इनकी है। अब यहां पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट उपन्यास में आप देखोगे, अप्सरा इनका उपन्यास है, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, अलका, काले कारनामे और इंदु लेखा। तो ये इनकी रचना है। देखिए दोस्तों, मुझे समझता हूं कि इतने सारे फैक्ट याद करना इम्पॉसिबल है, याद नहीं हो सकते हैं। केवल अपने दिमाग में फिट कीजिए और फिगर को देखिए कि इस साइड में यहां पर इंदु लेखा लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वाले पार्ट में। तो इंदु लेखा उपन्यास इनका है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी रचना है ना, ये यहां पर है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास।
ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बन चुके हैं कि बादल राग 6 भाग हैं, सरोज स्मृति के 5 भाग हैं, राम की शक्ति पूजा के 6 भाग हैं और तुलसीदास जी के 4 भाग हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा और बादल राग ये 6 खंडों में प्रकाशित हुए हैं, 6 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। किसकी रचना है? निराला जी की है। सरोज स्मृति, सरोज इनकी बेटी का नाम होता है और इनकी बेटी का क्या होता है कि अल्प आयु में निधन हो जाता है, तो उनकी याद में एक रचना लिखते हैं और यह जो रचना है ये 5 खंडों में विभाजित है। तुलसीदास 4 खंडों में विभाजित है, लेकिन ये सबसे लंबी रचना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये हो चुके हैं और अब जरा यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि इनके निबंध की बात करते हैं। प्रबंध परिचय, प्रबंध पद, चाबुक, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध 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 किया है निराला जी ने। अब देखिए, जूहू की कली इनकी पहली प्रकाशित रचना है जो 1922 में प्रकाशित होती है। देखिए, जूहू की कली, देखिए हिंदी में प्रकाशित होने वाली रचना है। जूहू की कली 1922 में होती है। वैसे ये मूलतः क्या होते हैं, ये बंगाल में इनका जन्म होता है ना, मेदिनीपुर में, तो ये बंगाली रूप में लिखते हैं। पहले बंगाली और इंग्लिश भाषा में लिखते थे। जूहू की कली से वो हिंदी में आ जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। छायावाद के 4 स्तंभ है, जैसे कि पहले बताया था, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। और यहीं पर आप देखोगे कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो कवि थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। यह प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से बातें यह थी। रिवाइज करना है दोस्तों, हमने आपको ये क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई हैं। अगर आपने देखा होगा तो जरूर आपको याद भी हो रहा होगा, रिवाइज भी हो रहा होगा। और अब बात करते हैं हम अगले पार्ट पे, सुमित्रा नंदन पंत जी पे। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी 1900 में इनका जन्म होता है, 20 मई 1900 में। अब इनकी जो जन्म तिथि है ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के हैं। तो 20 मई 1900 में बागेश्वर कोशानी में इनका जन्म होता है और दिसंबर 1977 में इनका निधन हो जाता है प्रयागराज में। निधन 77 में, जन्म 1900 में। हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। प्रमुख छायावादी कवि, अब देखिए, प्रथम व अंतिम छायावादी रचना इनकी क्रमशः उच्छ्वास और गुंजन है। देखिए, ये एक छायावादी कवि है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, और उच्छ्वास इनकी प्रथम और गुंजन इनकी अंतिम छायावादी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए हैं। अब यहां पर देखिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करते हैं तो गिरजे का घंटा। देखिए, इन सभी फैक्ट को याद मत कीजिए, एक बार सुनिए, बस केवल सुनिए और केवल अपना जो फोकस है यहां रखकर तब सुनिए। अगर आपका ध्यान कहीं और है तब आपको इसे सुनकर कोई फायदा नहीं है। केवल फोकस यहीं रखिए और मेरे साथ अभी पढ़ते जाइए। गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा, बागेश्वर का मेला, वकीलों के धन लोलुप स्वभाव और तंबाकू का धुआं। फिर से मैं पढ़ता हूं, गिरजे का घंटा, बागेश्वर का मेला, वकीलों का धन लोलुप स्वभाव और तंबाकू का धुआं, ये इन्होंने शुरुआती रचना लिखी है। पल्लव रचना इनकी बेहद इंपॉर्टेंट है, पल्लव रचना, और 1928 में प्रकाशित होती है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रूपाब पत्रिका, 1938 में इन्होंने रूपाब पत्रिका का संपादन किया था और यह मार्क्स और फ्राइड के विचारधारा से काफी प्रभावित थे। मार्क्स और फ्राइड के विचारधारा से काफी प्रभावित थे और 1955 से 1962 तक ये आकाशवाणी से जुड़े रहे थे। और देखिए दोस्तों, एक चीज आपको मालूम होगा, जो यहाँ पर आकाशवाणी है ना, इसका नाम पहले क्या था? ऑल इंडिया रेडियो था। आकाशवाणी किन किन के कहने पर रखा गया है? इन्हीं के कहने पर रखा गया है। तो ऐसा प्रश्न बन चुका है। 1961 में इन्हें पद्म भूषण दिया जाता है। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और सोवियत लैंड रूस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बाकी दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहते हैं और प्रवर्तक कवि भी इन्हें कहा जाता है हिंदी साहित्य के युग का। आपने ये सुन लिया है। अब जरा रचनाओं की बात करते हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव और उच्छ्वास। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास इनकी शुरुआती रचना है। देख लो आप यहाँ पे, ग्राम्य, कला, बूढ़ा चांद और चिदंबरा। फिर से सुनिए जरा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास, ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा। कला बूढ़ा चांद 1959 में इन्होंने लिखा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है।
और चिदम्बरा की बात करते हैं 1958 में इन्होंने लिखा है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर आपको छठे के छठे जो 6 के 6 यहाँ पे जो रचना दिखाई दे रहा है, 6 नहीं 7 रचना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उच्छ्वास, ग्राम्य, कला, बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। अब जरा यहाँ पर देखिए कि कला बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और चिदम्बरा के लिए आपने देखा कि 1968 में इन्हें क्या दिया जाता है, साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उपनाम इनका गोसाई दत्त इन्हें कहते हैं, लक्ष्मण, मुकुल, प्रकृति का सुकुमार कवि और रावण नुर्ज इन्हें कहा जाता है। महाकाव्य इनका एक लोकायतन है। कहानियां में 5 कहानियां, उपन्यास में हार, और आत्मकथा की बात करें तो 60 वर्ष एक रेखांकन। तो देखिए जरा यहां पर एक बार रिवाइज कीजिए जरा मन ही मन में जल्दी जल्दी इस चीज को, कि इन्होंने एक हार उपन्यास लिखा था, 60 वर्ष एक रेखांकन इनका एक आत्मकथा टाइप का एक संस्मरण है। रावण नुर्ज इन्हें कहते हैं, लक्ष्मण इनका उपनाम है, गोसाई दत्त इन्हें कहते हैं, और सबसे पहले आपने देखा था विलियम बर्ड्स भी इन्हें कहते हैं। जरा यहां पर देखिए जरा 1961 में पद्म भूषण, जैसे अभी पहले डिस्कस करवाया है, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, यामा रचना के लिए, किसके लिए अभी आपने देखा, यानी हम बात कर रहे हैं किस रचना के लिए, चिदम्बरा रचना के लिए। यामा के लिए तो महादेवी वर्मा जी हैं। अब यहां पर देखिए जरा, और कला बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इन्हें क्या दिया जाता है, कला बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। सोवियत लूट के लिए, सोवियत लैंड रूस पुरस्कार लोकायतन के लिए दिया जाता है। लोकायतन जो इनका महाकाव्य है ना, भी पढ़ा था, ये महाकाव्य है इनका, इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। इनका जो यहाँ पर घर है, जहां पे इन्होंने रचना की है, जहां पर इनका निवास था, सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से इसे जाना जाता है, जो अब एक संग्रहालय हो चुका है। अब देखिए जरा कुछ और साहित्यकार यहाँ पे पढ़ते हैं, सुनिए जरा यहां पर ध्यान से सुनिए जरा। यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी, यहां से भी प्रश्न इस बार बना है। 1889 में होशंगाबाद में इनका जन्म होता है। आगे की तिथि मत याद कीजिए, जो हमारे उत्तराखंड के हैं उनकी आगे की तिथि भी आपको याद करनी है, जो थोड़ा हमारे राज्य से बाहर के हैं उनके लास्ट तिथि याद कीजिए। 1889 में इनका जन्म होता है। एक भारतीय आत्मा, यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। पंडित जी उपनाम से भी माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। किस नाम से, पंडित जी नाम से। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए इन्हें दिया गया था, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और साहित्य का पहला ही अकादमी पुरस्कार था जो इन्हें दिया गया था हिंदी का। प्रभा इन्होंने प्रकाशन किया था 1913 में। करमवीर और पत्रा पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण को पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है, प्रभा पत्रिका, करमवीर और प्रताप। प्रभा, करमवीर, प्रताप, इन पत्रिकाओं का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। पद्म भूषण से इन्हें 1963 में सम्मानित किया जाता है, और यहीं पर आपने देखा कि एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम है, और पंडित जी इनका उपनाम है, और खड़ी बोली के ये मुख्यतः क्या है, कवि है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये हो गया है। भाषा शैली इनके क्या है, इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, साहित्य के देवता, अमीर इरादे और गरीब इरादे, ये इनके दो महत्वपूर्ण निबंध है। साहित्य का देवता, अमीर इरादे और गरीब इरादे। साहित्य का देवता और गरीब इरादे और अमीर इरादे इनके निबंध है। नाटक में इनका जो कृष्ण अर्जुन नाटक है, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। कृष्ण अर्जुन नाटक इनका बेहद है। शिशुपाल वध इन्होंने रचना लिखी है। शिशुपाल वध और कला का अनुवाद और वनवासी। शिशुपाल वध ध्यान रखिएगा, आप जयशंकर प्रसाद जी से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा शिशुपाल वध ये ज्यादा ही पौराणिक हो चुके हैं, तो शिशुपाल की बात करते हैं। देखिए, जो ऐतिहासिक जो नाटक लिखे हैं ना, ऐतिहासिक जो नाटक लिखे हैं वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। जैसे धर्म जन्मेजय हो गया है, ध्रुव सामनी हो गया है, चंद्रगुप्त हो गया है। और जो पौराणिक नाटक है, जैसे कृष्ण अर्जुन नाटक, शिशुपाल वध, ये पौराणिक आ गए ना, महाभारत से आ गए हैं, पौराणिक आ चुके हैं। तो यह जो नाटक लिखे हैं, ये किसने लिखे हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखे हैं, पंडित जी ने लिखे हैं, एक भारतीय आत्मा ने ये लिखे हैं। अब जरा आगे देखिए दोस्तों, यहां पर अब यह प्रश्न आपको पूछा है, यही वाला प्रश्न आपको पूछा है ना अभी, कि हिम किरीटिनी किसकी रचना है। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको पहले कंप्लीट करवाए हैं, केवल आपने रिवाइज करना है।
पिछले वाली जो अगर आप साहित्यकार वाली क्लासेस देखोगे ना, साहित्यकार वाले जो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है, या फिर जो हमने हिंदी के यहाँ पे 10 20 25 के आसपास जो यहाँ पे क्लासेस दी हैं, वहीं पर आप देखोगे, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो काव्य में बात करते हैं हिमक्रीटनी। हिमक्रीटनी इनकी रचना है जिसके लिए इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला देव पुरस्कार हिमक्रीटनी के लिए इन्हें ही दिया गया था। हिम तरंगिणी के लिए दूसरी रचना है इनकी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 1955 में। और पुष्प की अभिलाषा से तो सभी वाकिफ है कि जो पुष्प की अभिलाषा है ये इन्हीं की रचना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, कितनी अच्छी रचना है, आपके मुंह जुबानी ये कविता याद होगी। तो देखिए दोस्तों, इन फैक्ट को याद कीजिएगा। और बाकी दोस्तों, छायावादी कवियों में पंडित जी को गिना जाता है। पंडित जी मतलब आप समझ चुके हैं कि पंडित जी किन्हें कहता है, किन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, केदी और कोयल इन्हीं की रचना है। गूंजे धरा दीप से दीप जले, बैणु लो गूंजे धरा, केदी और कोयल दीप और दीप जले, ये इनकी रचना है। अब जरा यहां पर देखिए कि 1943 में अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष ये रहे थे। और यहीं पर आप बात करें कि भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। खैर दोस्तों, यहाँ पर यह बातें हैं, जैसे कविता है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सफर है हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो यह इनकी रचना है दोस्तों। अगले साहित्यकार पर चलते हैं, शैलेश मटियानी जी। शैलेश मटियानी जी की बात करते हैं तो देखिए जरा, यहाँ पे शैलेश मटियानी जी की बात करते हैं। इनकी जन्मतिथि आगे की भी ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 1931 में इनका जन्म बाड़े छीना डलबैंड, यानी बाड़े छीना की बात करें अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। बाड़े छीना अल्मोड़ा में जन्म होता है। और आपको ध्यान होगा कि 1968 में जो बाड़े छीना है दलबैंड के सामने जो लखुडियार है, उसकी खोज कौन करते हैं? जोशी जी करते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए एमपी जोशी जी करते हैं। तो 2001 में इनका निधन होता है। मूल नाम शैलेश मटियानी जी का ध्यान रखिए रमेश है, रमेश सिंह मटियानी इनका मूल नाम है। जनपक्ष और विकल्प, जनपक्ष और विकल्प इन दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। जनपक्ष और विकल्प इन दोनों पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। फणीश्वर रेणु पुरस्कार इन्हें दिया गया है, फणीश्वर रेणु पुरस्कार इन्हें दिया गया है 1984 में। और मुठभेड़ उपन्यास दोस्तों इनका है। मुठभेड़ उपन्यास काफी प्रसिद्ध है शैलेश मटियानी जी का। और फणीश्वर रेणु पुरस्कार इन्हें दिया गया है मुठभेड़ के लिए 1984 में। अब देखिए दोस्तों, इनके उपन्यास इतने ज्यादा है ना कि याद नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको एक बार सुनना है और सुनकर आपके दिमाग में कुछ समय के लिए बैठ जाएंगे। एटलीस्ट तब तक बैठ जाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम होता है। देखिए ध्यान से सुनिए। बोरीवली से बोरी बंदर, बोरीवली से बोरी बंदर इनकी रचना है। छोटे छोटे पक्षी, ये पूछा जा चुका है कि छोटे छोटे पक्षी किसका उपन्यास है? ये है शैलेश मटियानी जी का, रमेश मटियानी जी का। कबूतर खाना इनकी रचना है। मुठभेड़, मुठभेड़ उपन्यास इनका है, ध्यान रखिएगा ये मुठभेड़ उपन्यास इनका है। सावित्री, डोरे वाली, एक मूंठ सरसों, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का, चौथी मुट्ठी, हौलदार, चिठिर सेन, जल तरंग, बर्फ गिर चुकने के बाद, आकाश कितना अनंत है। देखिए दोस्तों, कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उन्हें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। बोरीवली से बोरी बंदर ये पूछा जा चुका है। बोरीवली से जो बोरी बंदर है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। छोटे छोटे जो पक्षी है, छोटे छोटे जो पक्षी है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दो रचनाएं यहां से पूछी जा चुकी है। मुठभेड़ एग्जाम में पूछा जा चुका है। आकाश कितना अनंत है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये रचना है इनकी, ध्यान रखिएगा। आकाश कितना अनंत है बेहद इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पक्षी पूछा जा चुका है। बोरीवली से बोरी बंदर, मुठभेड़ भी पूछा जा चुका है। और चंद औरता का शहर, माया सरोवर, सर्पगंधा, भागे हुए लोग, रामकली और बावन नदियों का संगम, यह इनके उपन्यास है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए कुछ यहां पर ट्रिक हमने बनाई है। मुंबई की बात करें, देखिए ये मुंबई में थे ना। देखो गंगूबाई, माया सरोवर, नाग और सर्प। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि गंगूबाई, माया सरोवर, नाग और सर्प क्या है, ये इनकी ट्रिक है। और ट्रिक पता नहीं कैसी है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पता नहीं कैसे ट्रिक मैंने बना ली है।
तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो देखिए गंगूबाई माया सरोवर, माया नगरी मतलब मुंबई। और ये जो रमेश मटियानी जी थे ये मुंबई में रहा करे थे ज्यादातर, तो मुंबई में रहे थे, तो वहां पर इन्होंने क्या लिखा है, इस प्रकार की रचना लिखी है कि माया सरोवर गंगूबाई। ठीक है, नाग सर्प इन्हीं का है। 52 छोटे छोटे पक्षी कबूतर खाने से आजाद होकर अनंत आकाश में डेरा डाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है कि 52 छोटे छोटे पक्षी कबूतर खाने से आजाद होकर अनंत आकाश में डेरा डाल रहे हैं, ये इनकी रचना है। एक मूठ सरसों के लिए सावित्री, रामकली और चंद औरतें के बीच में मुठभेड़ हो गई है। हौलदार के आने के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ है। तो ये ट्रिक है दोस्तों, आप चाहे तो आप इसे आजमा सकते हैं, याद कर सकते हो। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी की बात करते हैं, दो शुकों का एक शुक, मेरी 33 कहानियां। देखिए दोस्तों हिंदी साहित्यकार में जो सबसे बड़ा जो हमारा पार्ट है ना, जिसे हमें सबसे टफ है, तो ये रमेश मटियानी जी हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी है कि इन्हें याद करना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी जरा ये ट्रिक हमने आपके लिए बनाई थी, ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप देखोगे कि दो सुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियां, प्यास और पत्थर, जंगल में मंगल, भेड़ और गडेरिया, मेरी प्रिय कहानी, ये इनकी कहानियां हैं। बाकी दोस्तों यहां पर आप देखोगे मुख्य धारा का सवाल, कागज की नाव, राष्ट्रभाषा का सवाल, जनता और साहित्य, लेखक की हैसियत से इनका एक निबंध संग्रह है। अब जरा आगे देखेंगे, कुमाऊं की लोक कथाएं इन्होंने लिखी है, चंपावत की लोक कथाएं, जयमाला, तराई के लोक कथाएं, कुछ बाल साहित्यकार इन्होंने लिखी है, चूहिया का दुल्ला, रानी गोरैया, बिल्ली के बच्चे। तो देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपको लिखा है ना, उसे तो याद करके जाएगा, सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं पीताम्बर दत्त बरतवाल जी की। इनका जन्म 1901 में पाले गांव में होता है। दिसंबर 1901 पाले गांव में इनका जन्म होता है। लैंसडॉन में इनका जन्म होता है, लैंसडॉन पाले गांव में इनका जन्म होता है। अब यहां पर देखो 1944 में निधन होता है। अंबर नाम से ये पत्रिका लिखते थे और मनोरंजनी हस्तलिखित नामक ये पत्रिका, हस्तलिखित यहां पर एक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया है और हिलमैन पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो मनोरंजनी और हिलमैन शायद आपको पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है, यानी किसकी पत्रिका है, तो पीताम्बर दत्त बरतवाल जी की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी काव्य में निर्गुणवाद इनकी यहां पर क्या है, यह इनकी रचना है, यानी इनकी एक थीसिस थी और इसके लिए इन्हें हिंदी का डिलीट उपाधि से सबसे पहले 1933 में सम्मानित किया गया था। तो डिलीट उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति यही हैं बरतवाल जी, और 1933 में इन्हें मिला था और हिंदी काव्य में निर्गुणवाद इसके लिए इन्हें मिला था। अगले पे चलेंगे, यहां पर देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, इन्होंने यहां पर इनकी रचना है। गोरखवाणी इन्होंने लिखा है। नेपाल साहित्य का इतिहास, रामानंद का हिंदी, मकरंद, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। देखिए सभी को याद करना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगी। रैदास की साखी, कबीर की साखी, है ना, तो ये इन्होंने लिखी है। रूपक रहस्य ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रूपक रहस्य इन्होंने लिखी है। गोरखवाणी इन्होंने लिखी है। अब जरा यहां पर कुछ और फिर देखना चाहते हो, जरा देख लीजिए कि 1918 में दुगड्डा से प्रकाशित पुरुषार्थ मासिक पत्र में इन्होंने 3 कविताएं, सुशील, कपट और विकट और माधवी, इनका इन्होंने प्रकाशित किया था। देखिए सुशील, कपट और विकट और माधवी, इन 3 जो यहां पर कविता है ये इन्हीं की है। पुरुषार्थ समाचार में 1918 में दुगड्डा से इनका प्रकाशन करवाया था। तो यहां पर तो दोस्तों ये हो गए हमारे अगले साहित्यकार। अब चलते हैं, देखिए यह है रसखान जी के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। देखिए इनके गुरु थे विट्ठल नाथ जी। गुरु का नाम क्या है? विट्ठल नाथ जी। 1548 अमरोहा उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। 1628 में इनका निधन होता है। मूल नाम रसखान का जो होता है सैयद इब्राहिम खान होता है। क्या नाम होता है? सैयद इब्राहिम खान होता है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये ध्यान रखेगा। देखिए अभी आयोग ने तुलसीदास हो गया है, यहां पर हो गया है कबीरदास हो गया, वहां से प्रश्न पूछे है ना, अगली बार रसखान से आपको पूछेंगे। प्रेम वाटिका इनकी रचना है। सुजान रसखान से आप अपने आप पता कर दोगे कि इनकी रचना है। प्रेम वाटिका विशेष ध्यान रखिएगा। कृष्ण भक्त के परम कवि है और अकबर और जहांगीर के ये समकालीन थे। तो ये तो हो गया रसखान के बारे में। अब जरा यहां पर बात करते हैं शेखर जोशी जी के बारे में। देखिए शेखर जोशी जी की बात करते हैं तो यहां पर देखिए
1932 में इनका जन्म ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में होता है। इनकी जन्म तिथि भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड के हैं, बार बार कह रहा हूं, इनकी जन्म तिथि भी याद करके चलेगा। 10 सितंबर 1932 को ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। साहित्य भूषण 1955 में, पहल सम्मान 1997 में और महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 1987 में। शायद ये थोड़ा टफ लेवल का हो जाएगा। अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो उतना खास इतना आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना नहीं है। ये देखिए उपन्यास, ये इंपॉर्टेंट है। अथ मूसक आवाज, मेरा पहाड़, चींटे पर। तो चींटे के पर यहां पर हो गया है, मेरा पहाड़ हो गया है, और अथ मूसक आवाज ये इनके साहित्यकार हैं, यानी ये इनके उपन्यास है। कहानी की बात करते हैं तो दाजू कई बार एग्जाम में आ चुका है। दाजू रचना किसकी है? ये शेखर जोशी जी की, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो ये शेखर जोशी जी है ना, इनकी रचना है दाजू। नौरंगी बीमार है, गलता लोहा, ये तीनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। कोसी का घटवार, ये सभी पूछे जा चुके हैं दोस्तों। दाजू भी पूछा जा चुका है, नौरंगी बीमार है ये भी पूछा जा चुका है, कोसी का घटवार और गलता लोहा ये सभी पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन आगे के जो चार हैं इन्हें याद जरूर कीजिएगा। नौरंगी बीमार है, दाजू, गलता लोहा, कोसी के घटवार। बाकी थोड़ा हलवा देख लीजिए, गाइड हो गया है। और बाकी दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखना चाहोगे कि दाजू के लिए चिल्ड्रंस सोसाइटी द्वारा एक बाल फिल्म का निर्माण भी करवाया गया था, इसलिए काफी प्रसिद्ध है। गलता लोहा जातिगत विभाजन का मुख्य विषय है, जाति पर आधारित है, जाति भेद पर। और इसके पात्र मोहन, वंशीधर और धनराम होते हैं। धनराम लोहार होता है। शब्द चित्र, एक पेड़ की याद इनकी है। तो ये तो हो गए हमारे शेखर जोशी जी। देखिए दोस्तों, यहां पर ये हो गया है। और एक चीज अब आगे बात करेंगे तो यहां पर ये हमारे जो साहित्यकार है ये कंप्लीट हो गए हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास के जो अगला जो इसके पार्ट है ना, जो हमारे शुरुआत के 10 हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। तो 4 नंबर बनने की दोस्तों यहां से संभावना है, इसे याद कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। साहित्यकार आपने देखे हैं, चारों क्वेश्चन क्लास से हैं और आने वाले एग्जाम में भी 4 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और साहित्यकार आप पढ़ोगे, साहित्यकार आपको पढ़ना ही है। और जो जैसा आप अभी तक पढ़ भी रहे हो ना, वैसे भी आपको पढ़ के चलना है। और आप ये बिल्कुल मत सोचेगा कि इस बार पुलिस में इतिहास को नहीं पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, आयोग का कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, कहां से कब क्या पूछ ले। आपको आपकी जो अपनी तक तैयारी है, अभी तक जो आपने तैयारी की है, उस तैयारी को आपको कंटिन्यू करना है, वो आपको याद करना ही करना है। और साथ में जरा फोकस आप करंट अफेयर पर कीजिए। करंट अफेयर से आपको ज्यादा पूछ रहे हैं और परीक्षा वाणी पर थोड़ा विशेष ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जैसी तैयारी आपकी अभी चल रही थी उसी को फॉलो कीजिए, उसी को रिवीजन कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद।